ओके, हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग 15 चैप्टर, अपने 12th क्लास का 15 चैप्टर बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं। इस चैप्टर से वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी जो है वो सबसे ज़्यादा है। तो इस चैप्टर में आप नंबर्स बहुत ज़्यादा को ध्यान रखिएगा, उससे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। ओके, तो शुरू करते हैं। तो पहले इस चैप्टर में जो पहला पेज पे अगर आप पढ़ेंगे तो इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट अगर कुछ है तो वो स्टार्टिंग में यहाँ लिखा हुआ है, जिसको मैंने हाईलाइट किया हुआ है। 20,000 स्पीशीज़ किसकी हैं? एंट की हैं। 3 लाख स्पीशीज़ बीटल्स की हैं। 28,000 स्पीशीज़ जो है वो फिशेस की हैं और 20,000 स्पीशीज़ ऑर्चिड की हैं। ऑर्चिड जो होता है ये फ्लावर का नाम है। ओके, तो बायोलॉजिस्ट ने हमारी पूरी यूनिवर्स अगर आप देखें तो उसमें जो अर्थ है उस पर रिचेस्ट बायोडाइवर्सिटी है। अगर कोई एलियन को अगर हम कहते हैं किसी दूसरे प्लैनेट से, दूसरी गैलेक्सी से, अगर वो हमारे अर्थ पे आता है तो वो इतनी डाइवर्सिटी, जो इतनी वास्ट डाइवर्सिटी देख के अचंभव में रह जाएगा, ऐसा इस चैप्टर में बताया जाता है। तो हम इस चैप्टर में मेन जो कॉन्सेप्ट हम समझेंगे, पढ़ेंगे, वो यही चीज़ है कि टोटल बायोडाइवर्सिटी वर्ल्ड, हमारे पूरे अर्थ की है क्या। ओके, तो बायोडाइवर्सिटी जो है उसका कॉन्सेप्ट क्या है? बायोडाइवर्सिटी का कॉन्सेप्ट ये है कि हमारे जो बायोस्फीयर है उसके अंदर इमर्स डाइवर्सिटी है, हेट्रोजिनिटी है। हेट्रोजिनिटी मतलब होता है कि एक तरह की स्पीशीज़ नहीं है, बहुत डिफरेंट लेवल के डिफरेंट तरह की स्पीशीज़ हैं। और ये जो स्पीशीज़ हैं, ये बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म जो हैं, ये मैक्रो से, एक सेल से लेके मैक्रो तक आप इसको कर सकते हैं। मैक्रो मॉलिक्यूल्स में भी इतनी डाइवर्सिटी आप जानते हैं, सेल्स में इतनी डाइवर्सिटी है। ठीक है, सेल से लेके, सेल के जो कॉन्स्टिट्यूएंट है, माइक्रो मॉलिक्यूल्स हैं, उससे लेके बायोम तक के अंदर इमर्स डाइवर्सिटी है। ठीक है, तो डाइवर्सिटी जो टर्म जो पॉपुलराइज किया था वो किसने किया था? एडवर्ड विल्सन ने किया था। याद रखिएगा, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे। ये एडवर्ड विल्सन, इन्होंने जो टर्म दिया था क्या? बायोडाइवर्सिटी। ओके, तो अब हम नेक्स्ट पेज पे आते हैं। इस पेज पे देखिए क्या चीज़ बताई गई है। 3 तरह की चीज़ें इंपॉर्टेंट बताई गई है कि 3 लेवल में डाइवर्सिटी हो सकती है। वो 3 लेवल क्या है? जेनेटिक लेवल पे जेनेटिक डाइवर्सिटी, स्पीशीज़ लेवल पे स्पीशीज़ डाइवर्सिटी, ओके, एंड जियोलॉजिकल लेवल पे, इकोलॉजिकल लेवल पे इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। ओके, तो जेनेटिक डाइवर्सिटी क्या है? आप जानते हैं कि एक स्पीशीज़ के डिफरेंट n नंबर्स ऑफ जेनेटिक वेरिएबल मिलेंगे। जैसे कि एक जेनेटिक वेरिएशन है, जो एक मेडिसिन प्लांट जिसका नाम है वुल्फिया वोमिटोरिया, ये हिमालयन में ग्रो किया जाता है। और हिमालयन जो बेल्ट है पूरी, उस पर इसके n नंबर ऑफ वैराइटीज़ मिलते हैं। और इसमें से एक एक्टिव केमिकल निकलता है जिसका बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, वो है रेस्पिरिन। ओके, इसके बाद हम देखेंगे कि 50,000 जेनेटिकली डिफरेंट स्ट्रेन ऑफ राइस है हमारे। और इंडिया में ही अगर बात की जाए तो 50,000 डिफरेंट जेनेटिकली डिफरेंट स्ट्रेन है राइस के, और 1,000 वैराइटीज़ हैं मैंगो के, जैसे कि डिफरेंट वैराइटीज़ की आप लोग जानते भी हैं। उसके बाद है स्पीशीज़ डाइवर्सिटी। स्पीशीज़ की डाइवर्सिटी की बात की जाए, मतलब स्पीशीज़ लेवल पे कितनी बड़ी डाइवर्सिटी है, तो वो स्पीशीज़ लेवल पे बहुत ही ज़्यादा वास्ट डाइवर्सिटी है। जैसे कि अगर आप देखें वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट, उसको कंपेयर किया जाए तो वेस्टर्न घाट पे जो है हमारी एम्फीबियंस की जो स्पीशीज़ की डाइवर्सिटी है वो ज़्यादा है अगर ईस्टर्न घाट से कंपेयर किया जाए तो। ओके, इसके बाद आता है इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। इकोलॉजिकल मतलब इकोलॉजी लेवल पे डाइवर्सिटी। इंडिया में ही बात की जाए तो इतनी ज़्यादा डिफरेंट डाइवर्सिटीज़ आपको मिल जाएंगी, जैसे कि डेजर्ट भी है इंडिया में, रेन फॉरेस्ट भी है, मैनग्रोव भी है, कोल्ड रीफ्स भी हैं, वेटलैंड भी हैं। ये सब क्या है? ये सभी चीज़ इंडिया के अंदर प्रेजेंट है। देखिए कितनी ज़्यादा वास्ट डाइवर्सिटी है इकोलॉजिकल लेवल पे इंडिया में ही। उसके बाद अगर आप देखें जाए तो मैंडो जो है उसमें ज़्यादा अच्छी इकोलॉजिकल क्या नाम है डाइवर्सिटी, अगर उसको कंपेयर किससे किया जाए? नॉर्वे क्या है? एक कोल्डेस्ट प्लेसेस में काउंट होता है। नॉर्वे में टेम्परेचर एकदम ही माइनस में रहता है। वहाँ से अगर हमारे मतलब टॉपिकल रीजन को डाइवर्सिटी, इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी में अगर किया जाए तो इंडिया में आप देख रहे हैं कि कितने तरह के रेन फॉरेस्ट, डेजर्ट्स, मैनग्रोव सब चीज़ प्रेजेंट है। बट नॉर्वे में देखा जाए तो वहाँ पे सिर्फ क्या होगा? कोल्ड डेजर्ट्स ही प्रेजेंट होंगे। ओके, थाउजेंड्स ऑफ ईयर, मिलियंस ऑफ ईयर लगे हैं एवोल्यूशन को
होते 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 इतनी वेल्दी, इतनी हेल्दी, इतनी वेल्दी डाइवर्सिटी हमारे नेचर में आने में, और हम इसको जिस तरह से बर्बाद कर रहे हैं, तो अनुमान लगाया जाए जिस स्पीड से अभी बर्बादी चल रही है उससे, अगर उससे अनुमान लगाया जाए तो हम ज़्यादा से ज़्यादा 2 सेंचुरीज़ तक, मैक्स टू मैक्स 2 सेंचुरीज़ तक ही जो ये डाइवर्सिटी है उसको ख़त्म कर देंगे। ओके, तो डाइवर्सिटी जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो अब इसको क्या है कि इन सब चीज़ों को अब कंजर्व करना पड़ेगा। तो ये एक तरीके से कह सकते हैं कि इन्वायरमेंटल इशू बन गया है पूरे, और इन्वायरमेंटल इशू सिर्फ इंडिया के लिए नहीं है, ये इंटरनेशनल कंसर्न बन गया है पूरे हर जगह, सारे पूरे, क्योंकि कंट्रीज़ तो बाद में डिवीज़न हुआ है, पहले तो हम लोग अर्थ पे हैं, प्लैनेट पे, अपने प्लैनेट पे, तो प्लैनेट को कंजर्व करना ज़रूरी है। तो इसीलिए पूरा नेशन, पूरे मतलब कहें कैसे सभी नेशन जो है वो एक साथ आ गए हैं अपने इन्वायरमेंट को बचाने के लिए। ओके, तो इसके बाद सब चीज़ पता चल गई, पर अब क्या है कि स्पीशीज़ इतना है, अब ये कितने स्पीशीज़ हैं, कितने प्रेजेंट हैं, अर्थ में कितने हैं, हमारे इंडिया में कितने हैं, ये सब चीज़ें हमें नहीं पता है। तो उसके क्या है, उसके लिए हमें किसके पास जाना पड़ेगा इसकी जानकारी के लिए, उसके लिए पास हमें जाना पड़ेगा IUCN के पास। तो IUCN ने जब एक अपना ब्यौरा करता है, तो उसके अंदर 2004 में जो उसका लास्ट रिजल्ट आया था, उसने बताया कि एनिमल और प्लांट की जो टोटल हमारे पास डिस्क्राइब है वो 1.5 मिलियन से ज़्यादा है, और हम नहीं बता सकते कि, और मतलब IUCN ये बोलता है कि इतने तो हमारे पास रजिस्टर्ड रिटन हैं, 1.5 मिलियन के से ज़्यादा रिटन हैं, बट कितने और हैं जो अभी डिस्कवर्ड ही नहीं हुए, जिनके बाद में डिस्कवरी ही नहीं हुई, जिसके बारे में डिस्कशन ही नहीं हुआ है, उसके बारे में हमें नहीं पता है। तो इस तरह से क्या है, अलग अलग एजुकेटर्स, जो अलग अलग इन्वायरमेंटलिस्ट, अलग अलग टेक्सोनॉमिस्ट होते हैं, इन लोगों ने क्या किया कि स्पीशीज़ को, इन सबको डिस्कवर करते रहे, इन्होंने तो आइडिया लगाते हैं लोग भी, ठीक है। ओके, इसके बाद हम देखते हैं। ओके, तो इसमें क्या बोला गया कि टेम्परेट और ट्रॉपिकल रीजन में, अगर ट्रॉपिकल कंट्रीज़ और टेम्परेट कंट्रीज़ में अगर स्पीशीज़ की डाइवर्सिटी की बात की जाए, तो हमें पता है कि टेम्परेट लेवल से ज़्यादा स्पीशीज़ है, ट्रॉपिकल कंट्री से ज़्यादा टेम्परेट कंट्रीज़ में ज़्यादा स्पीशीज़ की डाइवर्सिटी पाई जा रही है। ओके, इसके बाद हमें बताया जाता है कि बहुत ज़्यादा लोगों ने जब इसके सब चीज़ वो की हुई है, क्या बोलते हैं इसको, हम जो काउंटिंग की हुई है, तो अलग अलग लोगों ने अलग अलग एस्टिमेट दिए। तो अगर वर्ल्ड लेवल पे, स्पीशीज़ लेवल पे, अगर पूरे अर्थ की बात की जाए, तो टोटल नंबर ऑफ़ स्पीशीज़ को बहुत मैक्सिमम एक्सटेंट तक लोगों ने बताया कि 20 से 50 मिलियन स्पीशीज़ हैं। बट अगर इतनी ज़्यादा स्पीशीज़, ये नंबर कुछ हमें मतलब वो नहीं कर पा रहा, हम इसको सिचुएट नहीं कर पा रहे कि हमने तो बहुत कम डिस्कवरीज की हैं। तो एक साइंटिस्ट हैं, वो साइंटिस्ट का नाम है रॉबर्ट मेयर। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। रॉबर्ट मेयर ने क्या किया है, ग्लोबल स्पीशीज डाइवर्सिटी बताई है। किसने बताई है? रॉबर्ट मेयर ने बताई है कि ग्लोबल स्पीशीज डाइवर्सिटी है कितनी है। यहाँ से इंपॉर्टेंट नीट में क्वेश्चन आ सकता है कि रॉबर्ट मेयर के हिसाब से ग्लोबल स्पीशीज डाइवर्सिटी थी कितनी। तो उन्होंने बताया था 7 मिलियन स्पीशीज डाइवर्सिटी है। 7 मिलियन, याद रखिएगा ये टर्म 7 मिलियन। अपने NCERT बुक में इसको मैंने रेड से हाईलाइट किया है, आप अपने रेड पेन से इसको अंडरलाइन स्टार मार्क कर लीजिए, ये क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। ओके, उसके बाद अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है। नेक्स्ट पेज पे आप देख रहे हैं कि 70% जो है स्पीशीज़, जो टोटल अगर 100% स्पीशीज़ की जाए तो उसमें 70% जो है वो एनिमल्स हैं। पहले ही बता दिया गया कि अगर कोई प्लेट में टोटल डाइवर्सिटी अगर प्लेट में डाली जाए, टोटल डाइवर्सिटी अगर एक प्लेट में डाली जाए तो उसका 70% स्पीशी जो प्लेट का हिस्सा है वो एनिमल्स कवर कर लेंगे। 22% जो है वो हमारे जो प्लांट कवर कर लेंगे। उसके बाद बचा हुआ जो है वो अदर में डाल देंगे उनको, जो इन्वर्टिब्रेट्स और ये सब चीज़ें वो उसमें आ जाएंगी। इन्वर्टिब्रेट्स का एक चीज़ बताया जाए तो इन्वर्टिब्रेट्स को हम काउंट ही नहीं कर सकते। इन्वर्टिब्रेट्स या बहुत ही ज़्यादा होते हैं, तो इनकी काउंटिंग तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। उसके बाद ओके, उसके बाद अगर बताया जाए कि जो एनिमल है, एनिमल में भी अगर बताया जाए तो एनिमल में भी 70% इंसेक्ट ले लेते हैं। तो इंसेक्ट की, एनिमल में भी इंसेक्ट जो है वो सबसे ज़्यादा मोस्ट स्पीशीज़ रिचनेस टेक्सोनॉमिक ग्रुप जो है वो
इंसेक्ट का है। अब ये बात की जाए पूरे उसकी भी, तो भी उसमें भी इंसेक्ट ही सबसे ज़्यादा है। तो याद रखिएगा कि एनिमल की, अगर एनिमल्स में बात की जाए तो उसमें 70% हिस्सेदारी कौन रखता है, वो इंसेक्ट रखता है। अगर हम देखें कि 10 एनिमल में से 7 जो होंगे वो इंसेक्ट्स होंगे, अगर 10 एनिमल रैंडमली उठाए जाए तो उसमें से 7 इंसेक्ट्स निकलेंगे। Fungi species in the world is more than the combined total species of fishes, amphibians, reptiles and mammals. अकेले फंजाई की स्पीशीज की अगर बात की जाए तो वो जो है फिश की स्पीशीज, एम्फीबियंस की स्पीशीज, रेप्टाइल्स की स्पीशीज और मैमल्स की स्पीशीज को कंबाइन कर दी जाए तो वो उससे भी ज़्यादा है। कौन सी? फंजाई की स्पीशीज जो है वो इससे भी ज़्यादा है। उसके बाद ये जो 3 आपको दिख रहे हैं सर्कल्स, इनवर्टिब्रेट्स, वर्टिब्रेट्स और प्लांट, इसमें से ये वाला बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इनवर्टिब्रेट्स का ये बार बार क्वेश्चन आता है इस पर, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट तीनों ही हैं, नीट एनसीईआरटी पे दे रखे हैं, बट ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इससे क्वेश्चन बनने के चांसेस सबसे ज़्यादा है। ये हो सकता है कि आपको सेम टू सेम इसी तरह आ जाए, उसमें नेमिंग ABCD करके फिल कर दे, या हो सकता है पूछे आपको लाइन में डालने के लिए कर दे कि इंसेक्ट, मोलस्का और इन सबको लाइन से डाल देगा, अदर एनिमल्स इन सबको ग्रुप में कर देगा और आपको बताएगा कि कौन सबसे ज़्यादा है कौन सबसे कम है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर में दे देगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने बताया। ओके, तो हम प्रोकैरियोट्स, अच्छा ये सब तो क्या थे, ये एनिमल्स, प्लांट, फंजाई, ये सब तो सारे के सारे क्या थे, ये यूकैरियोट्स थे। पर अगर प्रोकैरियोट्स की बात की जाए तो क्या आप उसको काउंट कर सकते हैं? नहीं, बहुत ही डिफ़िकल्ट है इस चीज़ को काउंट करना कि उनकी कितनी स्पीशीज़ हैं, वो हैं कितने। आप जानते हैं कि फर्स्ट चैप्टर जो बायोडाइवर्सिटी था उसके अंदर ही लिखा हुआ था कि अगर हम एक मुट्ठी सॉइल उठाएं अपने हाथ में तो उसमें ही लाखों बैक्टीरियाज हमें मिल जाएंगे। ओके, तो इसमें इस पार्ट में आते हैं। अब ये वर्ल्ड की बात थी कि कितने % क्या चीज़ें हैं। अब क्वेश्चन जो है इस पार्ट से आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। इस पार्ट को आप ध्यान से, इस पैराग्राफ को ध्यान से पढ़िएगा। इसमें क्या लिखा हुआ है कि इंडिया में टोटल जो वर्ल्ड की अगर लैंड एरिया की बात की जाए, टोटल लैंड एरिया की, वाटर की बात नहीं कर रहा हूँ, टोटल वर्ल्ड जो अर्थ है उसमें 70% क्या है, वाटर है। 30% जो बचा हुआ लैंड है उसमें 2.4% जो लैंड है वो इंडिया कवर करता है। और इंडिया जो स्पीशीज़ की, पूरे स्पीशीज़ की ग्लोबल स्पीशीज़ डाइवर्सिटी है उसमें 8.1% की हिस्सेदारी देता है। तो याद रखिएगा यहाँ पे 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट क्या मैंने बताया कि टोटल जो लैंड एरिया है, वर्ल्ड लैंड एरिया में टोटल इंडिया जो है 2.4% है। और अगर ग्लोबल स्पीशीज़ डाइवर्सिटी की बात की जाए, ग्लोबल स्पीशीज़ डाइवर्सिटी मैंने बताया कि सभी चीज़, सारे एनिमल्स, प्लांट्स, सभी चीज़ को इंक्लूड कर दिया जाए तो उसमें से 8.1% जो है वो इंडिया में पाए जाएंगे। तो वो इंडिया कवर करती है। उसके बाद क्या लिखा हुआ है कि बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे लिखा हुआ है कि 12 मेगा डाइवर्सिटी कंट्रीज़ में इंडिया काउंट होती है। 12 मेगा मतलब बहुत ही ज़्यादा बड़े बड़े कंट्रीज़ जिनके अंदर डाइवर्सिटी रिच कंट्रीज़ हैं उसमें इंडिया भी काउंट होती है। इंडिया के अंदर यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो डिप्लोमेटिक पॉइंट कहते हैं। यहाँ पे पॉइंट क्या है, आपको समझ में नहीं आएगा कि एनिमल कितना दिया था, क्वेश्चन याद नहीं आएगा, बट यहाँ पे याद रखिएगा कि टोटल प्लांट की स्पीशीज़ जो है वो 45,000 स्पीशीज़ है प्लांट की, तो डबल बोला हुआ है, मतलब 90,000 स्पीशीज़ हैं किसकी, एनिमल्स की, जो इंडिया में रिकॉर्ड किए गए हैं। याद रखिएगा ये रिकॉर्डेड है, मतलब ये हमने देखे हुए, इनके बारे में डिस्क्रिप्शन है हमारे पास। तो अगर अब बात की जाए कि अगर ये इतना है तो रॉबर्ट मेयर के एस्टिमेट जो कितना बताया था उन्होंने, कितना बताया था आपको याद है, कितना बताया था उन्होंने? रेड पॉइंट से मैंने बहुत ज़्यादा उसको अंडरलाइन किया हुआ था, देखा था आपने? मैं आपको फिर से दिखाता हूँ, देखिए 7 मिलियन। इस पॉइंट को मैं फिर से लेके आया हूँ आपके लिए, यहाँ से क्वेश्चन बनने के चांसेस बहुत ज़्यादा था रॉबर्ट मेयर के। तो उन्होंने बताया कि 7 मिलियन जो है स्पीशीज़, रॉबर्ट मेयर ने बताया था 7 मिलियन। तो अगर इस पॉइंट को माना जाए, इसी पॉइंट को मान ले, रॉबर्ट मेयर की बात मान ले कि 7 मिलियन स्पीशीज़ हैं टोटल वर्ल्ड में, तो इंडिया टोटल 22% स्पीशीज़ का रिकॉर्ड जो है वो इंडिया में, अकेले इंडिया के पास है। ओके, तो इसके बाद मोर देन 1 लाख प्लांट और 3 लाख एनिमल, 1 लाख प्लांट एंड 3 लाख एनिमल्स, 1 लाख प्लांट एंड 3 लाख एनिमल्स। याद रखिएगा 1 लाख प्लांट एंड 3 लाख एनिमल्स को अभी हमें डिस्कवर करना बाकी है जो इंडिया में प्रेजेंट है। तो यहाँ से आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पता चल गए। मैं फिर से रिपीट करूँगा, आप इसको या तो कहीं पे लिख लीजिए या समझ लीजिए। इंडिया 2.4% वर्ल्ड लैंड एरिया कवर करता है।
उसके बाद अगला पॉइंट है 8.1% स्पीशीज़ डाइवर्सिटी में शेयर करता है। उसके बाद 12 मेगा डाइवर्स कंट्री में काउंट होता है। 45,000 स्पीशीज़ है प्लांट की, 90,000 स्पीशीज़ है एनिमल की जो रिकॉर्डेड है। 22% मेयर ग्लोबल एस्टीमेट के हिसाब से 22% स्पीशीज़ जो हैं वो इंडिया में पाई जाती हैं। और इसके बाद जो है ओके सॉरी, एक पॉइंट मैंने जो यहाँ पे गलत बता दिया, उसको आप प्लीज़ उसको ठीक कर लीजिए कि रॉबर्ट मेयर के हिसाब से 22% स्पीशीज़ ही अभी तक रिकॉर्ड की गई है। ये 22% इंडिया की स्पीशीज़ नहीं देती है। वो इंडिया जो टोटल शेयर स्पीशीज डाइवर्सिटी में करता है वो 8.1 यहाँ पे क्लियर लिखा गया है, वो 8.1 है। बट ये जो 22% है, मैंने मिस कॉन्सेप्ट हो गया, मैंने बोलने में गड़बड़ कर दिया कुछ, तो मैं इसको फिर से क्लियर कर देता हूँ कि रॉबर्ट मेयर के एस्टीमेट के हिसाब से विच इज़ वॉज 7 मिलियन स्पीशीज़ हैं जो वर्ल्ड में प्रेजेंट हैं, होगी, जो भी डिस्कवर्ड भी नहीं हुई है, जिसमें से 7 मिलियन का 22% जो है अभी तक रिकॉर्ड हो चुका, और जो अभी बाकी है इसके बाद कितना परसेंट बाकी है उसके बाद है आपका 78% स्पीशीज़ को अभी डिस्कवर करना बाकी है, जिसमें अगर 78% में से 1 लाख प्लांट और 3 लाख एनिमल जो है वो इंडिया में अभी डिस्कवर करना बाकी है। ओके, उसके बाद अच्छा, यहाँ पे जो एक चीज़ यहाँ पे छोटी सी पॉइंट यहाँ पे है, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है पर मैं बता देता हूँ आपको कि आप सोच रहे होंगे कि फिर हमें बहुत सारे लोगों को लगा के सारी स्पीशीज़ को ढूंढ लेना चाहिए, तो इसको लगाने के लिए हमें बहुत ज़्यादा लोग चाहिए होंगे, बहुत ज़्यादा मैन पावर चाहिए होगा। और जब तक हम कुछ का ऐसा भी हाल होगा कि कुछ स्पीशीज़ की जिसके हम डिस्कवर करने जाएंगे वो हमारे डिस्कवर करने से पहले ही एक्सटेंड हो चुकी होगी, तो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। उसके बाद यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पार्ट शुरू होता है, पैटर्न ऑफ डाइवर्सिटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन बनने के बहुत चांसेस हैं, इसको ध्यान से सुनिएगा। इसमें भी वैल्यू बेस्ड ही क्वेश्चन बन सकते हैं ज़्यादा, तो उसको ध्यान से सुनिएगा। ओके, डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट एंड एनिमल इज़ नॉट यूनिफॉर्म थ्रू आउट द वर्ल्ड बट शो आ रेदर अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन। ये पॉइंट कहता है कि डाइवर्सिटी जो है इंडिया में, वर्ल्ड में जो वर्ल्ड की डाइवर्सिटी है वो यूनिफॉर्म नहीं है, बराबर बटी नहीं है। कहीं बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है, कहीं बहुत कम डाइवर्सिटी है, वहाँ बिल्कुल नहीं, ऐसा भी है। तो ये जो है एक पैटर्न है, और ये पैटर्न में जो हम एक पैटर्न कहेंगे लॉन्गिट्यूडनल ग्रेडियंट इन डाइवर्सिटी। ये पैटर्न भी बहुत ज़्यादा एनिमल प्लांट के लिए बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। कौन सा है? लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट इन डाइवर्सिटी। In general, species diversity decreases as we move from equator to pole। अगर जनरली बात की जाए तो जैसे जैसे हम लोग इक्वेटर से पोल की तरफ बढ़ेंगे, मतलब इक्वेटर लाइन से पोल की तरफ बढ़ेंगे, मतलब गर्म एरिया से ठंडी एरिया, एकदम एक्सट्रीम कोल्ड एरिया तक जाएंगे, तो हमारी डाइवर्सिटी की जो नंबर्स हैं, स्पीशीज़ डाइवर्सिटी है, वो डिक्रीज़ हो जाएगी। याद रखिए वो क्या हो जाएगी? डिक्रीज़ हो जाएगी। बट कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, यही एक्सेप्शंस पे आती है स्टार पॉइंट, यहाँ से क्वेश्चन बनने के चांसेस हैं। 23 डिग्री लॉन्गिट्यूडनल रेंज, 23 डिग्री 5 सेकेंड नॉर्थ, 23 डिग्री 5 मिनट साउथ। जो 23 पॉइंट के बाद जो फर्स्ट नंबर होता है वो मिनट होता है, उसके बाद वाला जो नंबर होता है वो सेकेंड होता है, इसीलिए बोलेंगे इसको 23.5 मिनट नॉर्थ एंड 23.5 मिनट साउथ। ये जो एरिया है मोर स्पीशीज देन टेम्परेट एंड पोलर रीजन, इस रेंज के अंदर ज़्यादा स्पीशीज़ काउंट आते हैं जो टेम्परेट और पोलर रीजन से ज़्यादा है। कोलंबिया जो है वो इक्वेटर के पास है और वहाँ पे 14,000 स्पीशीज़ हैं बर्ड्स की। वाइल न्यूयॉर्क जो 41 डिग्री नॉर्थ में पड़ता है वहाँ पे 105 स्पीशीज़ हैं बर्ड्स की। ग्रीनलैंड जो 71 डिग्री नॉर्थ में है वहाँ पे टोटल 56 बर्ड की स्पीशीज़ है। और इंडिया जो ट्रॉपिकल रीजन, उसका ज़्यादा ट्रॉपिकल रीजन में आता है, उसका लैटिट्यूड जो ट्रॉपिकल रीजन हमारे इंडिया में ज़्यादा पड़ता है, उसमें टोटल है 12,000 बर्ड स्पीशीज़। तो क्वेश्चन यहाँ पे
लाइन टू लाइन लंबा सीधे सीधे आ सकता है कि बर्ड की स्पीशीज़ कहाँ ज़्यादा कहाँ कम है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर में। ओके, तो यहाँ पे इसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा। अगर हम बात करें कि ट्रॉपिकल रीजन जो इक्वेटर के पास है वहाँ पे 10 टाइम्स ज़्यादा स्पीशीज़ होंगी वस्कुलर प्लांट्स की, अगर उसको कंपेयर किया जाए टेम्परेट रीजन जो मिड ईस्ट में पड़ेगा यूएस के। ये बस पढ़ने वाली लाइन है, इसको दिमाग में रखने वाली लाइन है, ऐसे कोई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लाइन नहीं थी। इंपॉर्टेंट पॉइंट अब शुरू होता है अमेजॉन रेन फॉरेस्ट। अमेजॉन रेन फॉरेस्ट जो है वो साउथ अमेरिका में पड़ता है और ग्रेटेस्ट बायोडाइवर्सिटी ऑन अर्थ है। which area covers the greatest biodiversity on earth is Amazon rainforest which is in South America। ये अकेला घर है किस चीज़ का? 40,000 पेड़ की स्पीशीज़ का अकेला घर है, 3,000 फिशेस का, 1,300 बर्ड्स का, 4 to 7 मैमल्स का, 4 to 7 एम्फीबियंस का, 378 रेप्टाइल्स का और मोर देन 1,25,000 इनवर्टिब्रेट्स का। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है अमेज़न रेन फॉरेस्ट का, जो साउथ अमेरिका में है। और यहाँ पे जितने भी ये स्पीशीज़ के नंबर्स लिखे हुए हैं इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर में पूछ सकता है, मैच द फॉलोइंग में पूछ सकता है, तो उसको आप बाय हार्ट याद कर लीजिए। अभी जो 2 लाख इंसेक्ट की स्पीशीज़ है वो अभी डिस्कवर होने के लिए रुकी हुई है, वेट कर रही है कि हमें आए उसको डिस्कवर करें। नहीं, ऐसे कोई बात नहीं है। 2 लाख स्पीशीज़ को एवरेज एस्टिमेट माना गया है कि 2 लाख स्पीशीज़ को अभी हमें डिस्कवर करना है अमेज़न रेन फॉरेस्ट में। ओके, इसके बाद यहाँ पे आता है, अच्छा ऐसा क्या है, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, ऐसा क्या है कि ट्रॉपिक रीजन में जो है जो डाइवर्सिटी है, ग्रेटर डाइवर्सिटी है, बायोडाइवर्सिटी ग्रेटर है। पहला पॉइंट यहाँ पे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, ये प्रपोज किया गया हाइपोथेसिस इकोलॉजिस्ट और इवोल्यूशनिस्ट बायोलॉजिस्ट के द्वारा। ये पॉइंट में पहला है स्पीशिएशन। स्पीशिएशन मतलब होता है इट इज़ अ फंक्शन, speciation is generally a function of time. Speciation is a general function of time. Unlike temperate regions subjected to frequent glaciation in the past, tropical latitudes have remained relatively undisturbed for millions of years and thus had a long evolutionary time for species diversification. ओके, स्पीशिएशन का मतलब ये होता है फंक्शन ऑफ टाइम है, मतलब एक जगह को हमने कितना ज़्यादा टाइम दिया कि उसके अंदर की डाइवर्सिटी जो रिचनेस है वो बढ़ जाए, मतलब उसके अंदर कोई भी इंटरप्शन ना हो, हम किसी भी तरह का आउटर इंटरप्शन ना हो, उसको पूरी तरीके से बढ़ने दे, उसकी डाइवर्सिटी पूरी तरीके से बढ़ने दे, उसको बोलते हैं स्पीशिएशन। स्पीशीज़ का नंबर बढ़ जाए विदाउट डिस्ट्रीब्यूशन, इसमें उनको मिलियंस ऑफ ईयर के लिए छोड़ दिया जाता है, छोड़ देंगे तो स्पीशिएशन हो जाएगा उस एरिया में। इसीलिए क्या है, ट्रॉपिकल रीजन में वहाँ पे स्पीशिएशन ज़्यादा होती है। पहला पॉइंट ये था। ट्रॉपिकल इन्वायरमेंट की वजह से वहाँ पे क्या है, टेम्परेट रीजन और सीजन, वहाँ पे अगर टेम्परेट रीजन और ट्रॉपिकल रीजन को कंपेयर किया जाए, बोला गया ट्रॉपिकल रीजन में क्या है, ज़्यादा डाइवर्सिटी है, तो अगर ट्रॉपिकल और टेम्परेट रीजन को दोनों को कंपेयर किया जाए तो ट्रॉपिकल रीजन में लेस सीजनल्स, वेरिएशन कम होते हैं वहाँ पे, मतलब चीज़ें कॉन्स्टेंट रहती है, प्रिडिक्टेबल रहती है। ओके, सच कॉन्स्टेंट इन्वायरमेंट प्रोड्यूस स्पीशिएशन। ये कांस्टेंट टेम्परेचर ही स्पीशिएशन को बढ़ाएगा। स्पीशिएशन से क्या होगा, डाइवर्सिटी, स्पीशीज डाइवर्सिटी बढ़ जाएगी। तीसरा पॉइंट है देयर आर मोर सोलर एनर्जी अवेलेबल इन ट्रॉपिक्स। ट्रॉपिकल रीजन में जो है सबसे ज़्यादा सोलर एनर्जी पाई जाती है, तो उससे क्या हो गया, प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी। प्रोडक्टिविटी जो है वो इनडायरेक्टली ग्रेटर डाइवर्सिटी की तरफ इशारा करती है। उसके बाद सेकंड पॉइंट शुरू होता है, वहाँ पे हमने लॉन्गिट्यूडनल पढ़ा था, अब आ जाता है स्पीशीज़ एरिया रिलेशनशिप। ये इंपॉर्टेंट है, स्पीशीज़ एरिया रिलेशनशिप। ये दिया गया था अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट ने। ओके, ये इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। स्पीशीज़ एरिया रिलेशनशिप किसने दिया था? ओके, रीजन स्पीशीज़ रिचनेस इंक्रीज विद इंक्रीज एक्सप्लोर्ड एरिया बट ओनली अप टू अ लिमिट। अगर किसी एरिया को हम लोग एरिया बढ़ा दें तो वहाँ की स्पीशीज़ की रिचनेस भी बढ़ जाएगी, बट एक लिमिट तक। ये याद रखिएगा कि अगर एक एरिया, ये छोटा सा एरिया दिया हमने, अगर इस एरिया को बड़ी कर दे, ये पूरा स्लाइड ऐसा ले लें। पहले क्या था, ये बॉक्स था, अब ये पूरा इसमें ले लें, तो इसमें कम वर्ड्स लिख सकते हैं।
इसमें देखिए ज़्यादा वर्ड्स लिख सकते हैं, बट एक लिमिट है कि जब ये भर जाएगा ये, या उसके बाद क्या है, इसमें स्पीशीज नहीं आएंगे। ऐसा नहीं होगा कि ये इसके अंदर एक और ऊपर 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 चढ़े, ऐसा कुछ नहीं होता है। ओके, इन फैक्ट द रिलेशन बिटवीन स्पीशीज रिचनेस एंड एरिया ऑफ अ वाइड वैरायटी ऑफ टेक्सा टर्न्स आउट टू बी रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। अगर हम लोग स्पीशीज रिचनेस और एरिया मतलब स्पीशीज की रिचनेस और एरिया के ऊपर ग्राफ बनाते हैं तो वो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनेगा। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके बाद ये वाला याद रखिएगा, साइन एस इज इक्वल्स टू लॉग सी प्लस जेड लॉग ए। ये बस कुछ समझने की नहीं है, ये दिया हुआ था इक्वेशन इन्होंने दिया, ये जो स्ट्रेट लाइन है इसकी इक्वेशन दी थी इन्होंने। ओके, तो इसमें एस स्पीशीज रिचनेस है, एरिया है, जेड जो है स्लोप है, ठीक है, स्लोप है, वाई इंटरसेप्ट है। जो z है वो 0 से 0.1 से लेके 0.2 तक अगर हम कहेंगे तो ये आ सकती है। किसके लिए अगर बात की जाए, बर्ड्स, कैलिफोर्निया, मोलस्का इन न्यूयॉर्क, इन सब की बात की जाए तो ये 0.1 से 0.2 रहेंगे। उसके बाद स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप में जो है z लाइन 0.6 से लेके 1.25 हो जाएगी, तो ये ज़्यादा स्टीपर बन जाएगा। और फंगीवोरस फ्रूट ईटिंग बर्ड्स की बात की जाए तो वो, और मैमल्स की बात की जाए तो वो 1.15 होती है। ये रेंज जो होता है, ये वाला जो रेंज होता है z वाला, ये रेंज जो होता है ये 0.1 से लेके 0.1 से लेके 1.5 के बीच में ही होता है। ओके, द इम्पोर्टेंट ऑफ स्पीशीज डाइवर्सिटी टू आ इकोसिस्टम। स्पीशीज़ की डाइवर्सिटी इकोसिस्टम पे क्यों इम्पॉर्टेंट है, इम्पोर्टेंस बतानी है हमें स्पीशीज़ की डाइवर्सिटी इकोसिस्टम पे। ओके, तो अब यहाँ से हम बात को स्टार्ट करेंगे। तो ओके, ये क्या स्पीशीज़ का नंबर एक कम्युनिटी पे कोई असर डालता है? नहीं, यहाँ हमें नहीं पता। स्पीशीज़ का नंबर एक कम्युनिटी पे क्या इकोसिस्टम की फंक्शनिंग पे कोई असर डालता है? नहीं, हाँ, हमें नहीं पता। इसका आंसर जो है वो इकोलॉजिस्ट भी एक डेफिनेट आंसर नहीं दे पाए। बहुत डिके मतलब होता है 10 ईयर्स का डिके होता है। बहुत डिके से जो इकोलॉजिस्ट है वो बिलीव करते हैं कि कम्युनिटी में अगर स्पीशीज़ का नंबर ज़्यादा है तो वो जो है वो स्टेबल है। अगर किसी कम्युनिटी में स्पीशीज़ का नंबर ज़्यादा है और किसी कम्युनिटी में स्पीशीज़ का नंबर कम है तो वो ज़्यादा स्टेबल है। तो बायोलॉजिकल बायोडाइवर्सिटी जो है वो स्टेबल कब है, कैसे है, ये हमें नहीं पता। तो एक स्टेबल बायोडाइवर्सिटी में होना क्या चाहिए? अगर हम किसी चीज़ को बोल रहे हैं कि वो गलत है या वो सही है तो उसके कुछ पॉइंट्स होंगे जिसको हम लोग चेक कर रहे होंगे, चेकलिस्ट। वही चेकलिस्ट है ये 3 पॉइंट्स, इसको ध्यान से समझिएगा। पहला है कि एक स्टेबल कम्युनिटी बनाने के लिए जो है हम उसमें वेरिएशन नहीं होने चाहिए, प्रोडक्टिविटी में वेरिएशन नहीं आना चाहिए। जैसे कि ये पॉइंट मैं अगर समझाऊं तो कि एक खेत है, उसके अंदर एक बार में 10 किलो चावल निकल रहा है, एक साल में 20 किलो चावल निकल रहा है, एक साल में 5 किलो चावल निकल रहा है। तो ये जो अगर उस फील्ड को, उस खेत को, तो वो एक स्टेबल कम्युनिटी नहीं बना रही है। ओके, दूसरा है कि वो रेजिस्ट करना चाहिए किसी भी अलग से डिस्टर्बेंस को। वो डिस्टर्बेंस नेचुरल भी हो सकती है और मैन मेड भी हो सकती है। जैसे कि अगर राइस का हमने खेती की है, 10 किलो, 5 किलो, 20 किलो निकल रहा था, तो अभी बराबर कर दीजिए कि हर ईयर 10 किलो निकलता है। पर किसी पेस्ट के इन्फेक्शन से या बारिश होने की वजह से या ह्यूमन के किसी भी तरीके पोल्यूशन बढ़ाने से तो उसमें डिस्टर्बेंस आ गया, उसकी प्रोडक्टिविटी में डिस्टर्बेंस आ गया, तो ये भी एक स्टेबल कम्युनिटी नहीं है। और एलियन स्पीशीज़ मतलब होता है बाहर से लाए गई कोई स्पीशीज़ को एंटर करा दें, उससे उसके अंदर जो है वेरिएशन रजिस्ट होना चाहिए। वेरिएशन का मतलब ये यहाँ पे बोल रहा है कि अगर बाहर से कोई एलियन स्पीशीज़ आए तो उसके लिए रेजिस्टेंट भी होना चाहिए, उसको निकाल के अलग कर दे, उसके वजह से अपना नुकसान ना कराए, ऐसा होना चाहिए। तो ये चेकलिस्ट जो है वो एक स्टेबल कम्युनिटी को दर्शाती है। तो क्या हुआ कि इसके बाद एक बहुत अच्छे साइंटिस्ट थे डेविड टिलमैन,
इन्होंने क्या किया कि एक एक्सपेरिमेंट किया जिसको हम लोग कहते हैं लॉन्ग टर्म इकोसिस्टम एक्सपेरिमेंट विथ आउटडोर पॉट। उन्होंने एक आउटडोर पॉट पे को इकोसिस्टम माना और उस पर एक एक्सपेरिमेंट लॉन्ग टर्म एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने पाया कि स्पीशीज़ का नंबर बढ़ा देने से या स्पीशीज़ का नंबर घटा देने से क्या फ़र्क पड़ता है। तो उन्होंने देखा कि अगर स्पीशीज़ का नंबर बढ़ा दिया जाए तो ईयर टू ईयर वेरिएशन जो है वो कम हो जाएगा टोटल बायोमास में। और उन्होंने ये बताया कि अगर हमने डाइवर्सिटी जो है बढ़ा दी तो हमारी प्रोडक्टिविटी भी जो है वो भी बढ़ जाएगी। ओके, इसके बाद एक क्वेश्चन आता है कि क्या सिर्फ स्पीशीज़ की रिचनेस एक वेलबींग ऑफ इकोसिस्टम हो सकती है? इकोसिस्टम का वेलबींग जो है वो स्पीशीज़ की रिचनेस डिसाइड कर सकती है? क्या रिच बायोडाइवर्सिटी जो है वो एसेंशियल है इकोसिस्टम के लिए, एक हेल्दी इकोसिस्टम के लिए, ह्यूमन के सर्वाइवल के लिए, ह्यूमन रेस के सर्वाइवल के लिए ऑन द प्लैनेट अर्थ? क्या स्पीशीज़ की रिचनेस इम्पॉर्टेंट है? और जो हम लोग स्पीशीज़ को लॉस, जो हमारी स्पीशीज़ ख़त्म होती जा रही हैं एक अलार्मिंग रेट पे, क्या वो सही है? उससे कुछ फ़र्क पड़ेगा क्या हमें? ये कुछ क्वेश्चंस थे जिसका चलिए आंसर देखते हैं। क्या आपको लगता है वेस्टर्न घाट्स में एक दो प्रजाति मेंढकों की कम हो जाए तो क्या हमारे इकोसिस्टम पे या हम पे कोई असर पड़ेगा? इसका आंसर मैं आपको बताऊं तो एक फैक्ट जान लीजिए कि 20,000 स्पीशीज़ एंट की थी, जिसमें से अब सिर्फ 15,000 स्पीशीज़ बची हैं एंट की ऑन द अर्थ। 5,000 स्पीशीज़ ह्यूमन या किसी भी डिफरेंट उसके वजह से एक्सटिंक्ट हो गई, गायब हो गई। तो एक प्रॉपर क्या कहेंगे प्रोस्पेक्टिव बनाना पड़ेगा हमें। प्रॉपर प्रोस्पेक्टिव बनाते हैं तो उसके लिए एक बहुत ही अच्छा एक्सपेरिमेंट है जिसको हम लोग बोलते हैं रिवेट पॉपर हाइपोथेसिस। ये पॉल ने दिया था, इम्पॉर्टेंट है। इसकी जो है छोटी सी स्टोरी की तरह आप याद कर लीजिए। आप सोचिए कि जो प्लेन है, एक प्लेन को आप मान लीजिए वो इकोसिस्टम है और उसमें जो रिवेट मतलब जो कहेंगे बोल्ट्स लगे हुए हैं, बुलेट या जो भी कहते हैं आपके लैंग्वेज में, बोल्ट्स क्या बोलते हैं, ठीक है, बोल्ट लगे हुए हैं, नट बोल्ट होता है ना, बोल्ट लगे हुए हैं। ओके, तो वो जो बोल्ट होते हैं वो उसको मान लीजिए स्पीशीज़ है। तो आपका जो एरोप्लेन है वो आपका इकोसिस्टम हुआ और जो उसके अंदर बोल्ट्स लगे हैं, रिवेट लगे हैं, वो आपकी स्पीशीज़ हो गई। तो आप देख रहे हैं कि एक एरोप्लेन बनाने में हो सकता है कि लाखों उतना ही कहेंगे, नंबर्स ही काउंट होगा, पर बहुत ज़्यादा बोल्ट्स लगते हैं। ओके, तो एक काम करें कि हम जो पूरी एरोप्लेन है उसके अंदर पैसेंजर्स बैठे हुए हैं, 200-300 पैसेंजर्स बैठे हुए हैं। 200-300 पैसेंजर्स ने क्या किया, एक एक करके बोल्ट को खोला। तो अब यहाँ पे जो बोल्ट खोल रहे हैं उससे क्या हो रहा है, जो बोल्ट खोल के ले जाएंगे वो लोग अपने घर लेके चले गए। एक एक बोल्ट सबने खोल लिया, 300 बोल्ट निकल गए, तो ये 300 स्पीशीज़ जो थी वो एक्सटिंक्ट हो गई। तो इससे कोई बहुत ज़्यादा सेफ्टी के ऊपर फ़र्क नहीं पड़ेगा एरोप्लेन के, ठीक है। बट अगर क्या किया जाए, अचानक से ज़्यादा बोल्ट निकाल लिया जाए, उसमें से ज़्यादा बोल्ट निकाल लिया जाए, तो क्या अब सेफ्टी पे फ़र्क पड़ेगा? हाँ, फ़र्क पड़ेगा, बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि अभी तक तो 300 बोल्ट निकले थे। आप सोचिए बोल्ट में से हमने 1, 2,000, 3,000, 4,000 बोल्ट निकाल दिए, तो अब जो है फ़्लाइट की सेफ्टी पे असर पड़ गया। इसी तरह डाइवर्सिटी में से भी अगर बहुत ज़्यादा मात्रा में स्पीशीज़ की एक्सटेंड कर दिया जाएगा तो इकोसिस्टम पे भी, डाइवर्सिटी पे भी फ़र्क पड़ेगा। अच्छा, अगर हम लोग क्या करें कि बोल्ट जो है वो विंग वाला, जिससे उड़ता है एरोप्लेन, जहाँ पे इंजन लगा रहता है, वहाँ से एक बोल्ट निकाल दें। वहाँ से जब हम बोल्ट निकाल देंगे तो सोचिए, उसको मैं कंपेयर कर रहा हूँ की स्टोन स्पीशीज़, आपने पढ़ा होगा इकोसिस्टम में की स्टोन स्पीशीज़, वो की स्पीशीज़ को हमने निकाल दिया इकोसिस्टम से। अब ऑब्वियस सी बात है कि हमने अगर एरोप्लेन के प्लेन की बोल्ट निकाल दिया तो अब प्लेन हो सकता है क्रैश कर जाए, ठीक है। तो इसी तरीके से की स्पीशीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा मेजर रोल होती है। अगर उसको हटा दिया गया तो स्पीशीज डाइवर्सिटी जो है वो बहुत तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाएगी। एक दो स्पीशीज़, इसके अलावा कोई स्पीशीज़ निकालें तो उतना फ़र्क नहीं पड़ेगा, पर की स्टोन स्पीशीज़ को अगर निकाल दे तो बहुत ज़्यादा फ़र्क
पड़ेगा। समझ में आ गया? इसके बाद अब शुरू करेंगे लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी हमारी प्लैनेट अर्थ पे डाइवर्सिटी जो है वो बहुत तेज़ी से गुम होती जा रही है। इससे फ़र्क क्या पड़ रहा है वो अभी तो नहीं पता चलेगा, पर कुछ ईयर्स में इसका ग्रेट इम्पैक्ट पड़ेगा हमारी लाइफ्स के ऊपर। अगर देखा जाए तो मोर देन 2000 स्पीशीज़ बर्ड की ट्रॉपिकल पैसिफिक आइसलैंड से गुम हो चुकी हैं, एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं। IUCN रेड लिस्ट लॉन्च करता है, इसके अंदर डॉक्यूमेंटेशन होता है। उसमें बताया गया है कि टोटल 784 स्पीशीज़ जो है वो एक्सटिंक्ट हो चुकी है, जिसमें से 338 स्पीशीज़ वर्टिब्रेट्स की है, 359 स्पीशीज़ जो है वो इनवर्टिब्रेट्स की है, और 87 स्पीशीज़ जो है वो प्लांट की है, जो 500 ईयर्स में, लास्ट 500 ईयर्स में एक्सटिंक्ट हो चुकी है। कुछ एग्जांपल्स हैं, नीट में यहाँ से क्वेश्चन आता है, मैच द फॉलोइंग में क्वेश्चन आ सकता है यहाँ से, या विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ राइट में आ सकता है। याद रखिएगा ये सारे एग्जांपल्स, डोडो बर्ड का, क्वागा का, स्टेलर काउस, सी काऊ का, ये कहाँ पाई जाती थी, और अब तो ये एक्सटेंट हो चुकी हैं, अब नहीं मिलती, बट ये किस कंट्री में पाई जाती थी, उनका नाम और ये सब दिया हुआ है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ से पढ़ लीजिएगा। 3 सब स्पीशीज़, बाली, जावन, कैस्पेरियन, ये 3 जो स्पीशीज़ थे, सब स्पीशीज़ थे किसकी, टाइगर के, वो गुम हो चुके हैं। लास्ट 20 साल में, लास्ट 20 ईयर की बात की जाए तो, अगर अभी आप 17-18 साल में हैं तो आपके पैदा होने से पहले 1-2 साल पहले टोटल इतने दिन के अंदर ही हमने 27 स्पीशीज़ को क्या कर दिया है, एक्सटेंड करा दिया, डिसअपेयर करा दिया। ठीक है। एक्सटेंशन अराउंड टेक्सा में, टेक्सा मतलब होता है कि एक हेरिटेज, ये आपको फर्स्ट पार्ट में पढ़ा होगा आपने, टेक्सा एक स्पीशीज़ में, एक स्पीशीज़ का, उसके बाद क्या आता है, जीनस आता है। ये जो स्पीशीज़ जीनस है, इसमें जो रैंडमली एक्सटेंशन नहीं होता कि किसी भी स्पीशीज़ से कोई भी चीज़ गायब हो गई। बात किया जाए तो एम्फीबियंस में सबसे ज़्यादा जो है वो एक्सटेंशन हो सकते हैं, वर्नेबल हैं एक्सटेंशन के लिए। ओके, तो इसके बाद हमने जो टोटल 5500 स्पीशीज़ वर्ल्ड वाइड जो हैं वो अभी गुम होने के तादाद पे हैं, एक्सटिंक्ट होने के तादाद पे कितने हैं, 15,500 स्पीशीज़ जो है वो एक लाइन है, बस उससे कम होके ख़त्म हो जाएंगे, वो एकदम एक्सटिंक्शन के पास है। उसमें से 12% जो है वो बर्ड्स हैं, 23% जो है वो मैमल्स हैं, 32% जो है वो एम्फीबियंस हैं, 31% जिम्नोस्पर्म्स हैं वर्ल्ड में, जो अभी थ्रेटेंड है एक्सटिंक्शन के लिए। तो ये जो एक्सटेंशन हो रहा है ये आज से नहीं हो रहा है, ये 3 बिलियन ईयर्स, हमारे ह्यूमन लाइफ आने के 3 बिलियन ईयर्स पहले से हो रहा है। तो अभी तक क्या है, 5 एपिसोड्स ख़त्म हो गए इस डाइवर्सिटिफिकेशन के, एक्सटेंशन का 5 एपिसोड ख़त्म हो गए, जो अभी चल रहा है हमारे ह्यूमन रेस में, हम लोग के टाइम चल रहा है, वो 6th एपिसोड ऑफ एक्सटेंशन है। अच्छा, ये डिफरेंट है पिछले एक्सटेंशन से, तो खुश मत होइएगा। क्यों डिफरेंट है ये बता देता हूँ आपको। डिफरेंस जो है वो यहाँ पे रेट में है। ओके, तो पुराने रेट और अभी के रेट में अगर कंपैरिजन किया जाए तो हम लोग पुराने रेट से 100 to 1000 टाइम्स और तेज़ी से एक्सटेंशन की तरफ बढ़ रहे हैं। प्री ह्यूमन लाइफ टाइम से पहले और अभी का अगर हम कंपैरिजन करें तो हम लोग 100 to 1000 टाइम्स मोर फास्टर एक्सटेंशन की तरफ जा रहे हैं। ओके, तो अगर ऐसा ही चलता रहा तो आधे से ज़्यादा अर्थ के ऊपर से स्पीशीज़ जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी अगले 100 साल में। मतलब अगला जनरेशन के ये पढ़ने तक, अगले जनरेशन के चैप्टर पढ़ने तक, या हो सकता है उनके अगले जनरेशन के चैप्टर पढ़ने तक आधे से ज़्यादा स्पीशीज़ जो वर्ल्ड की वो ख़त्म हो जाएगा अगर हमने कुछ अभी कुछ नहीं किया तो ये जो सोच रहे हैं आप बायोडाइवर्सिटी के लॉस से हमें क्या पड़ता है, हमें क्या फ़र्क पड़ेगा, तो इसका फ़र्क क्या पड़ेगा
हम लोग प्लांट के प्रोडक्ट पे निर्भर हैं मैक्सिमम, तो प्लांट की प्रोडक्टिविटी डिक्लाइन हो जाएगी। पहला पॉइंट, प्लांट की प्रोडक्टिविटी डिक्लाइन हो जाएगी। इन्वायरमेंट में अलग अलग तरह के जो सिचुएशंस आते हैं, ड्रॉट, फ्लड, इन सब से रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। ओके, एलियन स्पीशीज़ या किसी बाहर से आए हुए स्पीशीज़ या वाटर यूज़ या प्रोडक्टिविटी, इन सब चीज़ों पे जो फ़र्क पड़ेगा। पेस्ट जो है वो ज़्यादा नुकसान करने लगेंगे, वाटर यूज़ बढ़ जाएगा, डिजीज़ साइकिल में परिवर्तन, हर चीज़ में परिवर्तन आ जाएगा। तो ये बहुत ही ज़्यादा कह सकते हैं कि हम लोग बहुत गलत की तरफ बढ़ रहे हैं। ये सब चीज़ें अगर हो जाएंगी तो जब प्लांट की प्रोडक्शन ही कम हो जाएगा तो हम खाएंगे क्या? ओके, एनिमल्स तो हम वैसे भी कम करते जा रहे हैं। कॉज ऑफ लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, क्या कॉज है बायोडाइवर्सिटी की लॉस होने को? यहाँ पे जो मेन 4 कॉज लिखे गए हैं, 4 पॉइंट्स हैं यहाँ पे इसके नीचे, उनको बोलते हैं द इवल्स क्वार्टेट इसका वो मत कीजिए। हाँ, तो पहला पॉइंट है हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन। हैबिटेट लॉस मतलब क्या होता है? आप जहाँ पे रह रहे हैं, आपकी नीचे से ज़मीन ही गुम कर दूँ मैं, आपके फेवरेबल इन्वायरमेंट ही गुम कर दूँ, तो आप क्या सर्वाइव कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। उसी तरह अगर देखा जाए तो जब हम लोग बात की जाए तो टोटल 14% अर्थ का जो था लैंड एरिया, वो हमारा ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट कवर करता था। क्या करता था? ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट 14% अर्थ का लैंड एरिया कवर करता था। अब टोटल 6% ही रह गया है, 6% से ज़्यादा नहीं बचा। तो आप सोच रहे हैं 14% था, अब वो 6% से भी कम बचा हुआ है, मतलब आधे से भी कम हो चुका है लैंड एरिया। तो जब लैंड ही नहीं बचा तो डाइवर्सिटी उगेगी कहाँ पे? डाइवर्सिटी आएगी कहाँ पे? आप ही चैप्टर ख़त्म करेंगे उस तक उतने में ही 1000 हेक्टर्स से भी ज़्यादा अमेज़न रेन फॉरेस्ट ख़त्म हो जाएगा। अमेज़न रेन फॉरेस्ट को हमारे प्लैनेट का लंग्स कहते हैं, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अच्छा, हमारी क्या गलती है इसमें? हम क्या कर रहे हैं? सोयाबीन की, ग्रासलैंड की खेती करा रहे हैं। क्या करके? बायोडाइवर्सिटी हटा के। हम सिर्फ एक ही चीज़ की खेती कर रहे हैं, तो वही स्पीशीज़ जिंदा रहेगी जो उस खेती पे डिपेंड करती है। क्या आपके सोयाबीन और घास उगाने से बर्ड ज़िंदा रहेंगी, एम्फीबियंस ज़िंदा रहेंगे? उनसे तो उनको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आप हर चीज़ उनके फेवरेबल चीज़ें काट के अपनी चीज़ें लगाएंगे तो वो आपको फ़ायदा होगा अभी के लिए, बट वो आगे जाके या उनके लिए उस समय फ़ायदा नहीं है। इससे हम लोग लार्ज टेरिटरीज़ को स्मॉलर टेरिटरीज़ में तोड़ते जा रहे हैं, जिससे माइग्रेटरी बर्ड्स जो है माइग्रेट हो जा रही हैं और पॉपुलेशन का, उस एरिया की पॉपुलेशन का जो है वो पॉपुलेशन डिक्लाइन हो जा रही है। अगला पॉइंट है ओवर एक्सप्लॉयटेशन। ओवर एक्सप्लॉयटेशन जो है में एक पॉइंट यहाँ पे बहुत अच्छी है, जब ज़रूरत आदत बन जाए, ग्रीडीनेस बन जाए, तो नुकसान बहुत बड़ा होता है। वही पॉइंट यहाँ पे समझाया गया है कि ह्यूमन जो है वो ऑलवेज डिपेंडेंट थे नेचुरल फूड शेल्टर के लिए, पर जब ज़रूरत ग्रीड में कन्वर्ट हो जाए तब होता है ओवर एक्सप्लॉयटेशन। ये ओवर एक्सप्लॉयटेशन होता क्या है मैं समझाता हूँ आपको। क्या है कि ये ह्यूमन रिसोर्स जो नेचुरल रिसोर्स है उसका ओवर एक्सप्लॉयटेशन, मतलब हमें यूज़ करना था 10 किलो कोयल जिसको कोयल बोलते हैं, कोयला बोलते हैं, कोल, और हम क्या कर रहे हैं? अब ज़्यादा मात्रा में कोयला निकाल रहे हैं उससे और काम करने के लिए। तो ज़रूरत हमें 10 किलो की थी तो हम लोग वहाँ पे 10,000 किलो निकाल रहे हैं। तो क्या हो रहा है? नेचुरल रिसोर्स का एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, वो तेज़ी से ख़त्म हो रही है। उसको रखा गया था कि 10 साल में ख़त्म हो, हम लोग उसको 2 साल में ख़त्म कर रहे हैं। तो इसको क्या कहते हैं? ओवर एक्सप्लॉयटेशन कहते हैं। इससे क्या हुआ है? लास्ट 500 ईयर के अंदर ओवर एक्सप्लॉयटेशन की वजह से स्टेलर सी काऊ, पैसेंजर पिजन्स, ये सब ओवर एक्सप्लॉयटेशन की वजह से एक्सटेंड हो चुके हैं। मराइन फिशेस जो हैं उनका ओवर हार्वेस्ट हो रहा है। मराइन फिशेस जो हमारे मछली पकड़ने जाते हैं वो ज़्यादा मात्रा में मछली पकड़ रहे हैं। जैसे कि एक मछली 10,000 बच्चे देती है, तो अब हम क्या कर रहे हैं कि ऐसे 10 मछली थी जो 10,000 बच्चे देती, तो टोटल हम लोग 1 लाख मछली ले जाना था।
बट अब हम क्या कर रहे हैं, हम लोग वहाँ से 1,10,000 मछली उठा लिया। तो जब 1,10,000 मछली उठा लिया तो अब मछली बची ही नहीं, तो अब उसकी स्पीशीज आगे बढ़ेगी कैसे? बात समझ में आ रही है? उस 10 लाख को मैं फिर से बोलता हूँ कि अगर वो 10-10 लाख था, हमने 5-5 लाख करके पहला ले गए और फिर से हमने टोटल 5-5 लाख लेके चले गए, तो अब स्पीशीज़ बची कितनी? सिर्फ 10 स्पीशीज़ बची। क्या वो 10 स्पीशीज़ फिर से उतनी स्पीशीज़ कर पाएगी इतनी जल्दी? नहीं। इसी को कहते हैं ओवर एक्सप्लॉयटेशन। ज़रूरत से ज़्यादा चीज़ों को वहाँ से हटा देना, गुम कर देना, उसकी वजह से वहाँ पर स्पीशीज़ का एक्सटेंशन हो जाना। इसके बाद आता है एलियन स्पीशीज इन्वर्जन। बाहर से कोई स्पीशीज़ आ जाए जिससे उस एरिया की और स्पीशीज़ का एक्सटेंशन हो जाए। नाइल पीच एक चीज़ है जिसको लेक विक्टोरिया में डाला गया था। कहाँ पे? अफ्रीका में। इससे क्या हुआ, 200 स्पीशीज़ एक फ़िश की वो गुम हो गई, एक्सटेंट हो गई। हमारे जानबूझ के या गलती से लाए गए हुए कुछ स्पीशीज़ हैं प्लांट के, जैसे कि कैरेट ग्रास, पार्थेनियम कहते हैं इसको, लेंटेना, वाटर हैंडलेट, इन सब की वजह से उस जगह की स्पीशीज़ गुम हो जाती हैं। जैसे कि एग्जांपल बताऊं कैरेट ग्रास का, कैरेट ग्रास की वजह से और प्लांट जो है वहाँ पे ग्रो नहीं कर पाते। वाटर हाइलैंड है, ये वहाँ की वाटर की जो लेक में ये उगेगी वहाँ का ऑक्सीजन लेवल डिक्रीज़ कर देती है, तो मराइन फिशेस, मराइन प्लांट सब मर जाएंगे। ओके, एक अफ्रीकन कैटफिश को हमने अपने क्या है इलीगली इंट्रोड्यूस कर दिया। कहाँ पे? अपने एक्वाकल्चर में, जिससे हमारी जो खुद की कैट स्पीशीज़ थी वो ख़त्म हो गई, थ्रेटेंड पे है, मरने वाली है, ख़त्म होने वाली है। किस वजह से? एक अफ्रीकन कैटफिश जिसका नाम है ये कैलेरिसिया गैल्पिनस। ओके, कोएग्जिस्टेंस का मतलब होता है व्हेन स्पीशीज बिकेम एक्सटेंट, जब स्पीशीज एक्सटेंट हो जाए, एक प्लांट एक एनिमल, ठीक है, वो क्या करती है, किसी एक स्पीशीज के गुम होने से वहाँ की और सारी स्पीशीज पे जो फ़र्क पड़ेगा उसको बोलते हैं कोएग्जिस्टेंस, वो भी एक्सटेंट हो जाएंगे। जैसे कि एक होस्ट फिश है जिस पे खूब सारे पैरासाइट रह के उस पर फीड करते हैं, अगर वो होस्ट फिश ही गुम कर देंगे तो पैरासाइट भी तो गुम हो जाएंगे। इसको बोलते हैं कोएग्जिस्टेंट। एक चीज़ के, एक स्पीशीज़ के एक्सटेंट होने से उससे डिपेंडेंट और स्पीशीज़ जो है वो भी एक्सटेंट हो जाए। अब पढ़ना है हमें बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अराइज होता है, वाई वी कंजर्व बायोडाइवर्सिटी, वाई शुड वी कंजर्व बायोडाइवर्सिटी? देयर आर मैनी रीजंस, बहुत रीजंस हैं। कुछ ऑब्वियस हैं, कुछ ऑब्वियस नहीं हैं, बट सब ही इम्पॉर्टेंट है। इसको हमने कैटेगराइज किया जाए तो 3 उसमें कैटेगराइज किया जा सकता है: नैरो यूटिलाइजेशन, ब्रॉड यूटिलाइजेशन, एथिकल। नैरो यूटिलाइजेशन, इसमें बहुत आर्गुमेंट चलती है हमारे बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने के लिए, ठीक है। 25% जो ड्रग्स हैं जो मार्केट में सेल होती हैं वो 25,000 से भी ज़्यादा प्लांट स्पीशीज़ पे डिपेंड है। मेडिसिन जो ट्रेडिशनल मेडिसिन बनती हैं वो नेटिव पीपल के द्वारा, नेटिव मतलब उसी जगह पाए वाले जाने से लोगों के द्वारा बनाई जाती हैं। तो 25% ड्रग्स जो है वो 25,000 स्पीशीज़ प्लांट पे डिपेंडेंट है, ठीक है। तो इनको हमने, और दूसरा है ब्रॉड यूटिलाइज, ये वर्ड्स याद रख लीजिए, ब्रॉड यूटिलाइजेशन, जिस पे भी आर्गूमेंट हुआ कि मेजर रोल इकोसिस्टम जो है वो हमें सर्विसेज प्रोवाइड करता है। अगर हम लोग अमेज़न रेन फॉरेस्ट की बात करें तो वो टोटल 20% जो अर्थ पे और ऑक्सीजन है वो अमेज़न फॉरेस्ट प्रोवाइड करता है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, फोटोसिंथेसिस के द्वारा 20% जो है टोटल ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है। तो इकोनॉमिकल वैल्यू है यहाँ पे। तो ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे हुए हैं, इसका कोई ऐसा है नहीं, इसको बस रीड कर लीजिए आप, इसमें कुछ ऐसा समझने वाली नहीं है। एथिकल पॉइंट है कि हम अकेले नहीं हैं अर्थ पे जो अर्थ को शेयर कर रहे हैं, यहाँ पे एनिमल्स, प्लांट, डिफरेंट तरह ऑफ स्पीशीज़ हैं जो हमारे तरह ही अर्थ को शेयर कर रही है। ये हमारे दादा का घर नहीं है, इससे ये कहना चाहता है, एथिकली नहीं है, ये तुम्हारा घर नहीं है, ये सभी का घर है। ओके, यहाँ ये जो क्वेश्चन बनने के चांसेस है वो इस पार्ट से बहुत ज़्यादा है। 2017-18 में क्वेश्चन आए भी हैं इस पार्ट से। ओके, तो ये क्या कहता है कि बायोडाइवर्सिटी का कंजर्वेशन करना है तो कैसे करना है? 2 तरीका हो सकता है, इन सीटू और एक्स सीटू। इन सीटू
अच्छा, इसमें एक पॉइंट बता दूं मैं आपको कि अगर आप टाइगर को कंजर्व करना चाहते हैं तो आपको पूरे फॉरेस्ट को कंजर्व करना पड़ेगा, तभी आप अकेले टाइगर को कंजर्व कर पाएंगे। दो तरीके से है कंजर्वेशन का। पहला है इन सीटू, INSITU। पहला वर्ड जो है इन सीटू है, मतलब ऑन साइट, जहाँ पे एनिमल प्लांट है वहीं पे उनको कंजर्व कर लो। दूसरा है एक्स सीटू, मतलब उनको उस जगह से हटा के कहीं और ले जाओ और वहाँ पे कंजर्व करो। एक्स सीटू, सीटू मतलब होता है उस जगह साइड पे, एक्स मतलब होता है उस जगह से अलग, ऑफ साइड। पहला पढ़ेंगे हम लोग इन सीटू कंजर्वेशन। इन सीटू कंजर्वेशन में आता है बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। ठीक है, ये करता है, इसके अंदर डिफरेंट लेवल, हाई लेवल ऑफ स्पीशीज़ रिचनेस होती है और उनके एंडेमिक नेचर पे डिपेंड करती है। एंडेमिस मतलब होता है गुम होने की तादाद पे भी आता है। ठीक है, और एंडेमिज्म मतलब होता है कि वो स्पीशीज़ उसी रीजन में पाई जाती है और वर्ल्ड के किसी और रीजन में नहीं पाई जाने वाली है, वो इस बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट में आती है। टोटल 25 बायोडाइवर्सिटिकल हॉटस्पॉट हैं पूरे वर्ल्ड में, और इसमें 9 और ऐड हो गए हैं अभी, तो टोटल 34 बायोडाइवर्सिटिकल हॉटस्पॉट हैं। ये याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा, बनने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं कि टोटल वर्ल्ड में बायोलॉजिकल या बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट कितने हैं, विच इज़ 34। 25 थे प्लस 9 हुए, 34 हो गए। कुछ हैं जैसे इंडिया के वेस्टर्न घाट्स हैं, श्रीलंका का, इंडो बर्मा है, हिमालयंस हैं, ये सब इंडिया के आसपास के हैं। ये क्या है, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है। ठीक है, यहाँ पे बस यही सब चीज़ें लिखी गई हैं। 2% जो है टोटल लैंड एरिया कवर करते हैं ये बायोलॉजिकल हॉटस्पॉट, यहीं पे रिचेस्ट बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है। ओके, इंडिया के लिए ये इंडिया के पॉइंट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। टोटल बायोस्फीयर रिजर्व, नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, तो 14 होते हैं। बायोस्फीयर रिजर्व जो है वो 14 है, बायोस्फीयर रिजर्व जो है वो 14 है। 90 जो है वो क्या है, नेशनल पार्क है। 448 जो है वो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं। ओके, इसको याद रखिएगा, ये जो पॉइंट्स लिखे हुए हैं 14, 90, 448, यहाँ पे क्वेश्चन बनने के चांसेस हैं, तो ये नंबर याद रखिएगा। 14 बायोस्फीयर रिजर्व है, 90 नेशनल पार्क्स हैं और 444 जो है वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं। इसके बाद एक इंपॉर्टेंट आता है, वो है स्केयर क्रोव्स जो है ये पाए जाते हैं, खासी, ये सब इन जगहों पे पाए जाते हैं। ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि ये कहाँ ज़्यादा पाए जाते हैं, इंपॉर्टेंट ये है कि ये किस में पाया जाता है। स्केयर क्रोव्स जो है वो इन सीटू कंजर्वेशन, याद रखिएगा। तो क्वेश्चन आ जाएगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ इन सीटू कंजर्वेशन, तो उसमें डिफरेंट अलग अलग एग्जाम्पल में एक ये भी दिया होगा, आपको सही बताना है। तो स्केयर क्रोव्स जो है वो इसी में काउंट होता है, तो हरदम याद रखिएगा। इन सीटू कंजर्वेशन में क्या क्या आ जाएगा, बायोस्फीयर रिजर्व आ जाएगा, नेशनल पार्क आ जाएगा, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज आ जाएगा, स्केयर क्रोव्स आ जाएगा और ये जो है बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट आ जाएगा। ठीक है, ये इन सीटू कंजर्वेशन में आ जाएगा। उसके बाद आता है एक्स सीटू कंजर्वेशन, मतलब वहाँ से हटा के कहीं और लेके जाएंगे, उसका प्रोटेक्शन, उसकी केयर करेंगे। तो इसमें आ जाएगा जियोलॉजिकल पार्क, बॉटनिकल गार्डन, वाइल्ड लाइफ सफारी पार्क्स, ये सब जो हैं इसी में आ जाएंगे। इसके में क्या होता है कि कुछ स्पीशीज़ जो पाई जाती हैं कहाँ पे, जूलॉजिकल पार्क में, जूज़ में पाई जाती हैं, वो होती हैं कि वो नेचर से तो एक्सटेंट हो चुकी है, मतलब वाइल्ड में तो एक्सटेंट हो चुकी हैं, पर अभी भी नेशनल पार्क में मेंटेन है, मतलब रखी गई हैं, अभी हैं। इसको क्या फ़ायदा है इन सीटू एक्स सीटू करने से, क्या है कि हम उसी स्पीशीज़ को, उनके क्या नाम है, स्पर्म, उनके गैमेट्स को क्या है प्रिजर्व कर लेंगे। किस टेक्निक से, कायरो प्रिजर्वेशन से। उनके एग को, कुछ के एग को क्या है हम लोग आउटसाइड बॉडी फर्टिलाइज कराएंगे, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इन विट्रो मतलब आउटसाइड बॉडी फर्टिलाइजेशन। और प्लांट का प्रोपगेशन करा सकते हैं हम लोग टिश्यू कल्चर से। ओके, तो ये सब इंपॉर्टेंट था। अब क्वेश्चन यहाँ से बनने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है, यहाँ से भी बहुत ज़्यादा है। बायोडाइवर्सिटी जो है वो पॉलिटिकल बाउंड्रीज नहीं देखता, क्या एक कंट्री, दो कंट्री क्या सोचते हैं इस पे नहीं, हम सबको मिलके, सब नेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसको प्रिजर्व करना, उसका कंजर्वेशन करना। तो एक हिस्टोरिकल कंजर्वेशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक हुआ था अर्थ समिट, जो कहाँ पे हुआ था, रियो डी जनेरियो में, कहाँ पे, 1992 में। इसमें क्या किए थे, सारे नेशंस पार्ट लिया था और उन्होंने बात की थी किसके ऊपर,
कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी एंड सस्टेनेबल यूटिलाइजेशन ऑफ इट्स बेनिफिट। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखिएगा। ये क्या क्वेश्चन बनेगा यहाँ से कि ये बोल देगा कि ये जो अर्थ समिट था ये किस लिए हुआ था, तो ये कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी एंड सस्टेनेबल यूटिलाइजेशन ऑफ इट्स एंड इट्स बेनिफिट्स के लिए किया गया था। कहाँ पे किया गया था? रियो में किया गया था। ये नाम जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। कब किया गया था? 1992 में किया गया था। इसके बाद इसका सेकंड पार्ट भी हुआ जो 2002 में हुआ, जो कहाँ पर हुआ? साउथ अफ्रीका में हुआ, जॉन एंड्सबर्ग में हुआ। और ये भी वर्ल्ड समिट जो था वो किसके ऊपर था? ये वर्ल्ड समिट था सस्टेनेबल डेवलपमेंट के ऊपर। ओके, तो इसमें 190 कंट्रीज़ ने पार्ट लिया था। ये 2002 में हुआ था। और इसमें बात क्या हुई थी? 2010 तक हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना होगा। जो करंट रेट ऑफ बायोडाइवर्सिटी का लॉस है ग्लोबल लेवल पे, रीजनल लेवल पे, लोकल लेवल पे, उसको कम करना होगा। ओके, तो इसी के साथ ये चैप्टर जो है ख़त्म होता है। इस चैप्टर में क्या चीज़ इंपॉर्टेंट थी, मैंने जो हाईलाइट किए हुए वो सारे पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे। जो मैंने बताया वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। तो अब क्या है, इस चैप्टर को आप मेरे बताने के बाद फिर से एक बार एनसीईआरटी को रीड कीजिएगा। इस चैप्टर का वेटेज अच्छा खासा है, इसको सही से रीड कीजिएगा, इसके पॉइंट्स याद रखिएगा। ओके, तो आप कमेंट डाउन करिएगा आपको कैसा लगा ये वीडियो, और इसमें कुछ इम्प्रूवमेंट चाहते हैं मेरी स्पीड में या किसी भी चीज़ में इम्प्रूवमेंट चाहते हैं तो उसके लिए कमेंट डाउन कर दीजिएगा। प्लस आप नेक्स्ट किस पार्ट पे वीडियो चाहते हैं, तो यहाँ तक जो लोग पढ़े हैं उन्हीं के लिए नेक्स्ट पार्ट या मैं जो भी वीडियो बना रहा हूँ वो उन बच्चों के या उनके लिए बेनिफिट में बना रहा हूँ जिनको असलियत में इसका बेनिफिट हो रहा है। तो प्लीज़ आप कमेंट डाउन कर दीजिएगा कि आपको नेक्स्ट कौन सा चैप्टर चाहिए जिस पे मैं वीडियो बनाऊँ। ओके, ये जो सीरीज़ चल रही है नीट के बाद भी चलती रहेगी। तो जो बच्चे 2021 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं वो तो इसका फ़ायदा उठाएं। जितने चैप्टर्स हो जाएंगे उसको इस तरह से एनसीईआरटी से पढ़ते हैं। मैं एक ही चैप्टर का डाल रहा हूँ, बट आप 2021 वाले स्टूडेंट्स क्या कीजिए कि आप रोज़ चैप्टर्स को पढ़िए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, उसके बाद 22 और 23 के बच्चे जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जो चैप्टर मैं बता दे रहा हूँ उसको उस तरीके से एनसीईआरटी को पढ़ना है। अगर आपको ये वीडियो बना किस लिए रहा हूँ, उन बच्चों को जिनको एनसीईआरटी पढ़ने नहीं आ रही है। दूसरा पॉइंट, एनसीईआरटी में क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं है वो नहीं पता है, ये उनके लिए, उन बच्चों के लिए ये सीरीज़ है। तो आप इसको ध्यान से अपने को नोट कीजिए, अंडरलाइन कीजिए। वीडियो को लाइक, कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ये टिपिकल यूट्यूबर्स का लैंग्वेज मैंने बात की है, बट मैं कोई यूट्यूबर नहीं हूँ। मैं सिर्फ आपके बेनिफिट के लिए, कि मेरे से आपका अगर कोई बेनिफिट हो सकता है उसके लिए मैंने ये वीडियो बनाई थी। थैंक यू।